हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स अभी नहीं हैं हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि जनरल इंश्योरेंस में। अब हम इस कंपनी को आज डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टू रीजंस कि एक तो आगे चल के इनमें स्कोप बहुत अच्छा है और दूसरा टेक्निकल लेवल्स इसके क्या कहते हैं। टेक्निकली यहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आता है और तो हम एज यूजुअल तीनों चीजों को समझेंगे। पहले तो ओवरऑल बिजनेस क्या है इस कंपनी का और कितना उसमें ग्रोथ का स्कोप है। सेकंड हम इस चीज को समझेंगे कि इसकी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ये सब क्या कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हम हमेशा से देखते हैं। और थर्ड हम इसके टेक्निकल लेवल्स पर आएंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना और समझ के तभी उसके ऊपर एक्शन लेना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों का शेयर भी कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। और अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस में तो देखो, पहले सबसे पहले ये चीज समझ लो कि मेजोरिटी में इसमें ना तीन तरह के इंश्योरेंस आते हैं। ये बेसिकली नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है। अब नॉन लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया में जो मेन इंश्योरेंस का स्कोप है आगे चल के, वो एक है व्हीकल इंश्योरेंस, जो कि कार और ट्रक्स और मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह जितने भी ट्रांसपोर्ट है उन सब का इंश्योरेंस इसमें कवर होता है। सेकंड इसमें कवर होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें कवर हो गया। और थर्ड इसमें इंश्योरेंस होता है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। देखो, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लोग अपने घरों का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, आई डू नो दैट, लेकिन जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो सब अपना इंश्योरेंस कराते हैं। तो आज की डेट में जैसे जैसे इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा और न्यू फैक्ट्रीज विल कीप ऑन कमिंग इन, न्यू ऑफिसेज विल कीप ऑन कमिंग इन, सो ये बिजनेस भी इसका बढ़ने वाला है। ये एक नया सेगमेंट अच्छे से निकल के आएगा। अब बात करते हैं कि इनमें स्कोप कितना है, पेनिट्रेशन अभी कितना है। तो मैंने एक अलग वीडियो में भी इस पर्टिकुलर डेटा को डिस्कस किया था कि इंडिया में जो पर कैपिटा मोटर व्हीकल्स हैं, इसमें हम लोग टू व्हीलर्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं, टू व्हीलर की बात नहीं कर रहे हैं, मोटरसाइकिल्स की उससे अलग बात करें तो यूएस में ये नंबर है पर 1000 पीपल 838 लोगों के 838 व्हीकल्स हैं यूएस में पर 1000 पीपल। और इंडिया में जो ये नंबर है आप देखकर अमेज हो जाओगे, ये सिर्फ 28 है। तो 28 व्हीकल पर 1000 पीपल, तो इंडिया में जो ये नंबर है बहुत लेस है। तो आगे चल के ये स्कोप सीधा सीधा है और जितने ज्यादा व्हीकल्स होंगे उनका उतना ज्यादा इंश्योरेंस होगा। तो इंश्योरेंस के लिए यहाँ स्कोप यहाँ इंक्रीज हो जाता है। सेकंड सेगमेंट जो हेल्थ इंश्योरेंस का, हमें पता है इंडिया में कितने लोग सिटीज में रहते हैं और कितने लोगों का इंश्योरेंस होता है, गांवों में कितने लोगों का इंश्योरेंस होता है। अगर आप सर्च करोगे ना तो 1% लोगों का भी हेल्थ इंश्योरेंस गांवों में नहीं होता है। और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन अभी भी इंडिया में वो रूरल एरियाज में रहती है। तो जैसे जैसे प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा हेल्थ सेक्टर बढ़ेगा और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कराना ही चाहिए। और वैसे तो काफी हद तक ये समझ में आ गया है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कि अगर इस तरह की दोबारा से कोई पैंडेमिक आता है तो हेल्थ इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब 10 12 15 लाख रुपए खर्च करने के लिए सबके पास नहीं होते, लेकिन इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो यहाँ भी ट्रेमेंडस स्कोप है। थर्ड हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की। अब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में हमने समझ लिया इस चीज को कि प्रॉपर्टी में अच्छा खासा स्कोप है इंडस्ट्रियलाइजेशन में खास तौर से। तो बिजनेस वाइज तो इसमें बहुत स्कोप है। सेकंड बात आती है हमारी कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। कंपनी के फंडामेंटल में सबसे पहले आरओसी को देखते हैं। तो आरओसी हमारा, मैं 30% को हमेशा से सजेस्ट करता हूं कि 30% आरओसी होना चाहिए। अब इसका आरओसी 30% से थोड़ा सा नीचे है, 1.3% डाउन है, 28.70% है। तो इसको चला लेंगे यार, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड बात आती है प्रोमोटर्स होल्डिंग की। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग 51.89% है, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स लेकर बैठे हैं, तो ये भी डन हो गया। अब बात आती है डेट इक्विटी रेशियो की। डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 8% है, तो ये भी पास हो गया। तो रेशियोज तो यहाँ पर क्लियर हैं, रेशियोज की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे हैं। अब बात आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर हम देखें, कंपनी की सेल्स थी 2009 में 1974 करोड़, जो कि बढ़ते हुए अभी 12,450 करोड़ हो गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ है पिछले 10 सालों में नेट सेल्स में। अब अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से इंक्रीज हो गए हैं इस टाइम में, जो कि -21% थे, इंक्रीज होते होते ये प्लस में 14%
30% आ गए हैं। तो ये हुआ कैसे? सी जब कंपनी नई स्टार्ट करती है तो उसके खर्चे ज्यादा होते हैं और सेल्स कम होती है और धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते चले जाते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट हमारे 24 करोड़ थे 2009 में, 24 करोड़, देन 144 करोड़ और बीच में माइनस में भी था, तो अभी वो इंक्रीज होते होते 1200 करोड़ तक आ गए हैं। 1194 करोड़ मार्च 2020 ईयर एंडिंग में नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ तो सारी अच्छी है, बल्कि एक और जो अच्छी बात है कि ये वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो इस पैंडेमिक में भी अच्छा जिसने परफॉर्म किया है, जिसका नेट प्रॉफिट 398 करोड़ आया है इस क्वार्टर का, जून क्वार्टर का, जो कि लार्जेस्ट है पिछले 10-12 क्वार्टर्स में। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ऐसी बहुत ही कम कंपनीज हैं जिनके नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में भी इंक्रीज हुए हैं। अब बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर सिर्फ 485 करोड़ का लोन है और जो अपने पैसे हैं वो 5585 करोड़ है। तो ये एक अच्छा, ठीक है, रेस्पेक्टफुली वी कैन मैनेज दैट। 8% के साथ हम इसको मैनेज कर लेते हैं और जितना भी पैसा हमारा नेट प्रॉफिट में आता है ना, वो सारा का सारा हमारा कैश फ्लो में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रहा है। तो ये भी चीज पास हो जाती है। तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, अच्छी ग्रोथ है, अच्छे रेशोज हैं, प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग्स हैं और मेजोरिटी शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। शेयर होल्डिंग को अगर अलग से देखें तो 51% प्रोमोटर्स के पास है, एफआईआईज के पास 26% है, डीआईआईज के पास 14% है, पब्लिक के पास सिर्फ 7% है। अब जहां पब्लिक के पास सिर्फ 7% शेयर होल्डिंग होना, तो उसमें तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप देखोगे ना तो ये पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग 2017 में 30% थी और अभी धीरे धीरे पब्लिक के पास से सारे शेयर्स जाते हुए ये हमारे डीआईआई और एफआईआई के पास पहुंच गए हैं। यानी कि डीआईआईज और एफआईआईज इस पे इतने ज्यादा बुलिश हैं कि जो शेयर होल्डिंग सितंबर 17 में एफआईआई के पास 5% थी, डीआईआई के पास 7% थी और पब्लिक के पास 30% थी, अभी उसका सिनेरियो ये हो गया है कि सिर्फ पब्लिक के पास 7% रह गए हैं और एफआईआई डीआईआईज ने सब कुछ खरीद लिया है। तो ये डेटा इस पूरी बैलेंस शीट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअल में ये शेयर अब जो चलेगा ना, ये सीरियसली मल्टी बैगर वाली सिचुएशन पहुंचाएगा, क्योंकि इतनी सारी होल्डिंग, सारा ही मार्केट से सारे ही शेयर्स एफआईआई और डीआईआई ने परचेज कर लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि वो उनको समझ में आता है यार, दे आर प्रोफेशनल। सो रिटेलर्स हैव नेवर बीन सो मच प्रोफेशनल। सी रिटेलर्स की जब मैं बात करता हूं तो मेजोरिटी की बात करता हूं, देखो चैनल बनाने का पर्पस भी यही होता है कि हम उन सब चीजों को समझ लें कि जो रिटेलर्स गलती करते हैं वो गलतियां ना करें यार। सीख के काम करेंगे ना तो गलतियां नहीं होंगी। अब बात करते हैं हम इसके टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स में देखो सबसे पहले मैं एक ही चीज कहता हूं कि जो ग्रेट कंपनीज है बिजनेस के बेस पर और फंडामेंटल्स कंपनी की बैलेंस शीट के बेस पर, अगर वो 200 डेज मूविंग एवरेज या उसके नीचे है तो वो एक अच्छा प्राइस है। अब ये ब्लैक लाइन 200 डेज मूविंग एवरेज की मैंने ड्रॉ की हुई है, तो ये बिल्कुल 200 डेज मूविंग एवरेज पर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये अच्छा प्राइस है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड जो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये यहाँ से वापस से नीचे आना शुरू हुआ और ये एक राउंडिंग है। राउंडिंग में जब भी कोई चीज नीचे आती है तो उसको मैं एक्यूमुलेशन का नाम देता हूँ कि नीचे धीरे धीरे आता गया है और सारा माल परचेज करते गए हैं। और इसमें भी एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सेम लेवल पर बार बार यहीं आकर अटकती है, इसी लेवल पर। तो अब जब ये निकलेगी तो बहुत ऊपर जाने वाली है। और एक और चीज, इस कंपनी ने काफी टाइम से नया हाई नहीं बनाया, मींस मई 19 में भी ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पर अवेलेबल थी। तो ये सारी चीजें, यानी कि कंसोलिडेशन भी टॉप लेवल पर हो चुका है और यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी अच्छा है। अब बात आती है कि यहाँ से निकलता है अगर ये शेयर तो कहाँ जाएगा। देखो इस कंपनी में अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम यहाँ भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हम एग्जैक्टली इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाए तो भी ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हम फिर सेकंड सपोर्ट हमारी यहाँ आ जाती है तो भी ले सकते हैं। अब जहां पर मल्टीपल इतनी सारी सपोर्ट्स हैं ना, तो वहां पर होगा क्या, अगर प्राइस किसी रीजन से नीचे आ भी गया और स्टॉप लॉस हिट भी हो गया और आपकी पोजीशन कट भी गई तो वापस से भाग जाएगा, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपनी में हम, मेरे हिसाब से उतनी पोजीशन बननी चाहिए जितनी पोजीशन को हम कैरी कर सकें लंबे टाइम तक। और लंबे टाइम से मेरा मतलब अगले 6, 7, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल सबसे है, क्योंकि बिजनेस में बहुत स्कोप है।
एफआईआई और डीआईआई ने इस तरीके से सारी होल्डिंग मार्केट से उठा ली है कि इसमें दूसरा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ लो एफआईआई के पास 5% शेयर्स थे सितंबर 17 में, अभी जून 20 में जस्ट विद इन 3 इयर्स 5% से बढ़ के 26% हो गए हैं, डीआईआई 7% से बढ़ के 14% हो गए हैं, और पब्लिक ने सारे शेयर बेच दिए हैं 30% से सिर्फ 7% रह गए हैं। यानी कि ठीक है यार, दैट्स ओके, ऐसे ही होता है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो रिटेलर्स के हाथ में रहती ही नहीं है, वो रहने ही नहीं देते, चुपचाप सारे शेयर्स परचेज कर लेते हैं। तो अब समझ लो कि यहाँ से शेयर कहाँ जाने वाला है। सस्ती वैल्यूएशन पर है, 200 डेज मूविंग एवरेज पर है, कंसोलिडेशन हो चुका है, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, राउंडिंग भी बन चुका है। तो मैं इस शेयर पे अच्छा खासा बुलिश हूं, और अगर मैं 3 साल की बात करूं तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से पैसे डबल होते नजर आते हैं। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना और अपनी समझ से काम करना। मैं इसमें बायर हूँ, शॉर्ट टर्म से भी, लॉन्ग टर्म से भी, एंड वेरी लॉन्ग टर्म से भी, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को यार अगली वीडियो के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको जैसे ही मेरी वीडियो डले आपको नोटिफिकेशन आ जाए, एंड यू कैन जस्ट व्यू दैट एंड यू कैन टेक योर नेक्स्ट ट्रेड बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, नॉट on the basis of this video. Do remember, okay, happy trading, happy investing. Thank you so much.